बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के दोनों साइड में ड्रग का ट्रांसपोर्ट किन किन तरीकों से मुख्य रूप से होता है। पहला है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा फिल्ट्रेशन, तीसरा कैरियर ट्रांसपोर्ट और चौथा पिनोसाइटोसिस। ये चार तरह के ड्रग ट्रांसपोर्ट को मुख्य रूप से कंसिडरेशन कर सकते हैं। पैसिव डिफ्यूजन जो है ये पीएच डिपेंडेंट होता है, या फिर कह सकते हैं पीके, या फिर लिपिड जिसे हम कहते हैं वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग, उसके डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, और इसमें मेम्ब्रेन कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। सबसे पहले समझते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन दिखाता है कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई भी ड्रग को लिपिड सोलुबल होना जरूरी है, लेकिन हमने कहा कि ये पीएच डिपेंडेंट होता है पैसिव डिफ्यूजन, या पीकेए या लिपिड डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब होता है? पीएच डिपेंडेंट का समझिए, या पीके या लिपिड, ये तीनों एक ही बात पे डिपेंड करता है कि यदि ड्रग्स एसिडिक है और वो एसिडिक पीएच में है तब उसकी लिपिड सोलुबिलिटी बरकरार रहती है और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। लेकिन यदि एसिडिक ड्रग है और बेसिक पीएच पे चला गया है तब उसका आयोनाइजेशन होगा, वो पॉजिटिव या निगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा, दोनों में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और उस कारण से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो पीएच को चेंज होने की वजह से ड्रग्स का आयोनाइजेशन हुआ और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सका, या पीएच सेम हुआ तो ड्रग जो है वो क्रॉस कर जाएगा इस मेम्ब्रेन को। इसी को कहा गया है पीएच डिपेंडेंट। तो पीएच डिपेंडेंट का मतलब हो गया पैसिव डिफ्यूजन, डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर, लिपोसोलुबल मॉलिक्यूल्स। तो अब बात करते हैं फिल्ट्रेशंस की। फिल्ट्रेशन जो है वो पोर साइज पे डिपेंड करता है और फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है, ये पीएच या लिपिड सोलुबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। आइए समझते हैं इसको। ये पोर दिखाया गया है, तो सपोज करो यदि इस पोर साइज से कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो तब ये फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो सकता है। यदि छोटा हो इस पोर साइज से तो कोई भी मॉलिक्यूल्स इजीली इस पोर साइज को क्रॉस कर सकता है, लेकिन यदि मॉलिक्यूल्स काफी बड़ा हो तो इस फिल्ट्रेशन के थ्रू वो क्रॉस नहीं कर सकता। पीएच डिपेंडेंट इसे इसलिए नहीं समझा जाता है क्योंकि पीएच में आयनाइजेशन होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये उससे कोई मतलब नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि वो छोटा है तो क्रॉस करेगा, छोटा नहीं है तो क्रॉस नहीं करेगा। यदि वो पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है, तो भी वो क्रॉस कर जाएगा इसे, क्योंकि मेम्ब्रेन काफी फिल्टर होते हैं, काफी पतले होते हैं मेम्ब्रेन ये, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो भी वो आसानी से वो क्रॉस कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशंस। तो फिल्ट्रेशन जो है वो पीएच डिपेंडेंट या लिपिड सोलुबिलिटी पे डिपेंड्स नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि पोर साइज क्या है और फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। तो आरबीसी का पोर साइज होता है 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, मोलिकुलर वेट जिसका 100 से कम होता है वो इजिली इसमें क्रॉस कर सकता है। इंटेस्टाइन म्यूकोसा का यहाँ पे इंटेस्टाइन म्यूकोसा लिखा हुआ है, आई इज हियर, आई इन इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इंटेस्टिनल म्यूकोसा में 4 एम्पियर होता है, मोलिकुलर वेट जिसका 100 से कम होता है वो क्रॉस कर सकता है, और कैपिलरी में 40 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, काफी बड़ा पोर साइज होता है, तो बहुत सारे ड्रग जो होते हैं कैपिलरी को क्रॉस कर सकते हैं। बात करते हैं अब कैरियर ट्रांसपोर्ट की। कैरियर ट्रांसपोर्ट में ड्रग कंबाइंड टू द कैरियर ट्रांसपोर्ट इज स्पेसिफिक सेचुरेबल और कंपिटिटिवली इनहिबिटेड बाय द एनालॉग्स। अब इसे समझते हैं 3 पॉइंट्स को। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट का मतलब एक ऐसा कैरियर जो कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट करता हो, और ये मुख्य रूप से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू कैरियर ट्रांसपोर्ट माना जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है इसे समझते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है जिसे हम कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्टेशन। पंप सिस्टम इसमें काम करेगा, पंप सिस्टम में। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। इसे हम समझ सकते हैं कि यदि ऊपर से किसी हिल से या पर्वत से एक बॉल को लुढ़काया गया तो अपने आप नीचे चला जाता है, लेकिन यदि पर्वत पे किसी बॉल को चढ़ाना हो तो एनर्जी लगती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अप हिल ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी लगेगी, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी उतनी नहीं लगती है।
तो सबसे पहले ड्रग्स किसी भी कैरियर से ट्रांसपोर्ट होता है, ये कैरियर मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है और खास तरह का ड्रग खास तरह के कैरियर पे बाइंड होता है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक और सेचुरेबल। सेचुरेबल कहने का मतलब कि सेचुरेशन भी होता है, यदि एक बार में वो ज्यादा से ज्यादा कितने 3 4 या 5 मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स को सेचुरेट कर सकते हैं, उसके बाद वो फिर ट्रांसपोर्ट करेगी, तो सेचुरेबल होता है। एक खास अमाउंट ही वो सेचुरेट कर सकता है एक साइड से दूसरे साइड तक। और यदि कोई दूसरा ड्रग हो जो बिल्कुल ड्रग्स जैसा दिखता हो तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन कैरियर से जाके बाइंड करे। तो अब देख समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग का मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहते हैं और इसे हम लोग अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं और इसमें ड्रग कंसंट्रेशन के एंगेस्ट में हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग कैसा होता है कि लोअर टू हायर नहीं होता, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की तरफ में मूवमेंट होता है। तो यहाँ हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे लिवोडोपा, मिथाइलोपा, अब जिसे गट में एरोमेटिक अमाइनो ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट माना गया। एक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, बहुत फेमस पंप है। इसमें एटीपी जो है एनर्जी का काम करता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट प्लस पीआई, पीआई कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी एडीपी और पीआई में कन्वर्ट होता है, जिस कारण से साइटोसोल से 3 सोडियम जो है बाहर और आउटसाइड से 2 पोटेशियम जो है अंदर आता है। तो इसमें कंसंट्रेशन देखेंगे कि सोडियम का कंसंट्रेशन पहले से बाहर में ज्यादा था, अंदर में कम है। फिर भी हमने देखा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम बाहर चला गया। हालांकि वास्तविकता ये है कि आउटसाइड ऑफ सेल्स में सोडियम कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमने सोडियम को बाहर डालना है तो यहाँ पे हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। जबकि यहाँ पर पोटेशियम इनसाइड में ज्यादा था, फिर भी और हमने पोटेशियम को अंदर डाला है तो एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वी नीड द एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ ड्रग के लिए एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी। और मूवमेंट ऑफ ड्रग होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग में होता है, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर गट में। यह देख सकते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का एक उदाहरण कि कंसंट्रेशन ग्लूकोज का इनसाइड में बहुत कम है, आउटसाइड में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ज्यादा है। तो ग्लूकोज सिर्फ कैरियर से बाइंड किया, कैरियर ने अपने शेप को चेंज किया और ग्लूकोज को फिर इनसाइड लेके गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बाहर में ज्यादा है, अंदर में कम है, लेकिन ये कैरियर डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ पे कैरियर ट्रांसपोर्टर का काम हो रहा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर है। और पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस में ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अक्रॉस फ्रॉम वेसिकल्स में। यहाँ आप देख सकते हैं पिनोसाइटोसिस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे आयंस हैं, ये आयंस आपको दिखते हैं और आयंस के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल्स जो है इसके अंदर आयंस आए और साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब इट इज अ शेप अरेंज होता है, एक शेप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये इससे में फ्लूइड और आयंस जो होते हैं वो इनसाइड जाते हैं, कट अप होंगे यहाँ से और कट होके ये फिर वेसिकल्स बन के इनसाइड चले जाएंगे, जहां पर ये फिर सेल्स के थ्रू लिए जाते हैं। तो दैट इज ऑल पिनोसाइटोसिस। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख रूट्स और उससे एब्जॉर्ब होने वाला मैकेनिज्म और कौन कौन ड्रग्स जो है उससे दिया जाता है। अब बात करते हैं बकल कैविटी या सबलिंगुअल में। इसमें मुख्य रूप से पैसिव डिफ्यूजन के साथ साथ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है। इसमें जो ड्रग्स है वो है नाइट्रेट्स, जिसमें सोडियम नाइट्रेट्स आते हैं जो मुख्य रूप से एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज होते हैं। एंटी इंजेलिन ड्रग्स हैं, निफेडेफिन है, मॉर्फिन या फेनोट्रेल, ये बकल या सबलिंगुअल रूट से दिए जाते हैं। सेकेंड रूट है रेक्टल रूट, रेक्टल में पैसिव डिफ्यूजन होता है और इसमें देने वाले ड्रग्स है एस्प्रिन, पारासीटामोल, थियोफाइलिन और बार्बिचुरेट्स। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि रेक्टल रूट से दिए जाते हैं। तीसरे ड्रग्स है ट्रांसडर्मल ड्रग, उसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है। ट्रांसडर्मल जैसे देने वाला ड्रग्स है लिडोकेन, स्कोपोलामिन, टेस्टोस्टेरोन, बेथामेथासोल और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे ड्रग्स। इंट्रामस्कुलर में मुख्य रूप से पैसिव डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस और पोर डिफ्यूजन होता है। मुख्य रूप से ड्रग्स हैं फेनेटोइन, डाइगोक्सिन, स्टेरॉइड और कुछ एंटीबायोटिक्स। सबक्यूटेनियस रूट से पैसिव डिफ्यूजन होता है और ड्रग्स हैं इंसुलिन, हेपेरिन और सीआर इम्प्लांट। इनहेलेशन में मुख्य रूप से पैसिव डिफ्यूजन होता है
और पोर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें कुछ ड्रग्स हैं, सेलबुटरेल, क्रोमोलिन्स और बेक्लोमेथासन। इंट्रानेसल में मुख्य रूप से होता है पैसिव डिफ्यूजन और पोर ट्रांसपोर्ट। ड्रग है इसमें फिनाइल प्रोपेनोलामाइन्स और एंटीहिस्टामिन्स। इंट्राओकुलर में मुख्य रूप से ड्रग है, जो मैकेनिज्म अप्लाई होगा वो है पैसिव डिफ्यूजन और ड्रग्स है एट्रोपिन, पिलोकार्बिन और एड्रेनालिन। वजाइनल में जो मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है वो पैसिव डिफ्यूजन है। ड्रग्स है स्टेरॉयडल ड्रग्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और मेट्रोनिडाजोल्स। अब बात करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशंस की। हालांकि हमने पहले भी देखा था एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशंस। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी डोजेस फॉर्म को हम सबसे पहले कंज्यूम करते हैं, चाहे वो ओरली दिया तो ओरली इज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबकुटेनियस, अलग अलग डोजेस फॉर्म में अलग अलग रूट्स के बने होते हैं। ओरली के लिए बना होता है कैप्सूल, सिरप, इमल्सन्स, ये सब ओरली हैं। तो सपोज करो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने किसी डोजेस फॉर्म को दिया है, उसमें ड्रग्स हमने डाल के दिया डोजेस फॉर्म को, तो वहां से वो सर्कुलेशन में चला जाना, उसका मूवमेंट होना ही एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। कौन कौन से फैक्टर जो है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? एक्वस सोलबिलिटी, ड्रग की एक्वस सोलबिलिटी कितनी है। सपोज करो हम जीआईटी ट्रैक की बात करें, किसी ड्रग को ओरली लिया है और वो जीआईटी ट्रैक में जाके उसकी एक्वस सोलबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत कम घुलता है, तो क्या होगा कि कम घुलेगा ड्रग्स तो वहां से एब्जॉर्ब भी कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कितने अमाउंट में ड्रग को देते हैं, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग किसी रूट से देंगे उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एरिया एब्जॉर्प्शन, सपोज करो एरिया यदि बड़ा हो तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, स्किन पे यदि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग्स को पूरा फैला देते हैं पूरे स्किन पर, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होने के चांसेस है एज कंपेयर टू कि हमने अमाउंट ऑफ ड्रग को बहुत छोटे से एरिया में फैलाया। तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वस्कुलारिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, कि वस्कुलारिटी क्या है एब्जॉर्बिंग सरफेस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्बिंग सरफेस की वस्कुलारिटी क्या है। व्हाट इज द वस्कुलारिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वस्कुलारिटी का मतलब हो गया ब्लड का सप्लाई। यदि ब्लड का सप्लाई, ब्लड की वस्कुलारिटी, ब्लड का मूवमेंट, बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेट करता है, जैसे हम दौड़ के आते हैं तो ब्लड का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, तो वस्कुलारिटी यदि किसी एरिया में ज्यादा है तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन तेजी से होगा। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने कहा ओरल में थोड़ा स्लो होगा और इंट्रावेनस में सबसे ज्यादा माना जाता है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शंस को। यहाँ पे बात करते हैं हम ओरल का, ओरल एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो ओरल में भी हम देखेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यदि ड्रग्स का आयनाइजेशन बहुत तेजी से है तो वो ओरली दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो ड्रग्स जीआईटी ट्रैक्स में या तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसकी लिपिड स्लोटी खत्म हो जाएंगी और वो ड्रग जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। लिपिड सोलबिलिटी की बात करें तो जितना ज्यादा लिपिड सोलुबल ड्रग है उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ फूड, फूड का प्रेजेंस किसी भी ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। मोस्टली ड्रग का प्रेजेंस जो है और फूड का प्रेजेंस किसी ड्रग्स में एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हुए देखा जाता है, लेकिन कई केस में ये इंक्रीज करता हुआ भी देखा जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यदि किसी ड्रग्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया जीआईटी ट्रैक्स में तो वो उसका एब्जॉर्प्शन जो अफेक्ट हो सकता है कम हो सकता है, जनरली ये कम होता है। वस्कुलारिटी ऑफ जीआईटी ट्रैक, यदि जीआईटी ट्रैक में वस्कुलारिटी बहुत ज्यादा है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है स्पीड के थ्रू, तो हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। बात करते हैं मुख्य रूप से प्रेजेंस ऑफ फूड। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेजेंस ऑफ फूड क्या होता है, हमने देखा होगा बहुत सारे ड्रग्स को हम लोग फूड के साथ लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकते हैं यदि ओरली लिया जाता है किसी ड्रग्स को, तो डिक्रीज होता है मुख्य रूप से बहुत सारे फूड और ड्रग्स को साथ लेने से, लेकिन कभी कभी इंक्रीज भी होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो देखेंगे किस केस में डिक्रीज होता है और कुछ केस में इंक्रीज होता है। जनरली जो होता है डिक्रीज ही होता है, लेकिन कुछ केस में इंक्रीज भी देखा गया। तो आइए देखते हैं डिटेल से। डिक्रीज होना या डिले होना एब्जॉर्प्शन क्यों कारण है, क्योंकि हम देखा कि फूड के कारण किसी किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले होता है, उसका कारण क्या है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पुअर सोलुबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो या अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना। ड्रग्स जो है, यदि हमने बात की ड्रग्स की,
तो ड्रग्स और फूड जो है दोनों मिलकर अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या पुअर सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कारण से फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट होता है। कभी कभी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है जीआईटी ट्रैक्स में, उस कारण से भी डिसोल्यूशन अफेक्ट होता है। ज्यादा विस्कोस होगा तो कम घुलेगा, कम विस्कस है तो ज्यादा घुलेगा। तो विस्कोसिटी यदि इंक्रीज होती है जीआईटी ट्रैक्स में तो डिसोल्यूशन मतलब कम घुलेगा ड्रग, और उस कारण से भी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले होता है। और गैस्ट्रिक इम्पेटी, यदि गैस्ट्रिक इम्पेटी यदि डिले हो गया हो, गैस्ट्रिक इम्पेटी मतलब जीआईटी ट्रैक्ट जल्दी जल्दी खाली नहीं हो रहा है, जीआईटी ट्रैक्ट को खाली होने में काफी लंबा समय लगता है, उस कारण से भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है डिले माना जाता है, कम हो जाता है। कौन कौन से रीजन है जिसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाता है? मान लो कोई पुअर सोलुबल ड्रग है तो उसमें इंक्रीज टाइम फॉर डिसोल्यूशन। यदि टाइम ऑफ डिसोल्यूशन यदि ज्यादा हो तो पुअर सोलुबल ड्रग के लिए अच्छा है कि डिसोल्यूशन के टाइम यदि ज्यादा मिल गया तो ज्यादा समय मिलेगा उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। यदि सोलुबिलिटी इनहांस हो गई किसी भी ड्रग्स की जीआईटी डिक्रिएशन के कारण, उस केस में भी उसकी सोलुबिलिटी इंक्रीज होने के कारण भी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन के कारण भी, जैसे एसिट्रेटिन जो होता है मुख्य रूप से लिम्फेटिक में एब्जॉर्ब होता है, तो लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने के कारण फूड लेने से क्या होता है, लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन काफी तेजी से बढ़ता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन बढ़ता है, और एसिट्रेटिन नामक ड्रग्स जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा फूड के प्रेजेंस में। तो फूड के प्रेजेंस में इसे लेना चाहिए एसिट्रेटिन का, क्योंकि लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ता हुआ देखा जाता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन बढ़ता हुआ देखा जाता है। प्रोलॉन्ग रेसिडुअल टाइम्स या एब्जॉर्प्शन के कारण, जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हो गया, इसे फूड के प्रेजेंस में लेने के कारण इसका रेसिडुअल टाइम्स बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होता है वाटर सोल्यूबल। तो कितने भी विटामिन के मेडिसिन से उसे खाना खाने के बाद लेना चाहिए ताकि उसकी सोलबिलिटी बढ़े, उसके रेसिडुअल टाइम्स बढ़े, और रेसिडुअल टाइम्स बढ़ने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा जीआईटी ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो। तो कुछ मेडिसिन यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स के साथ दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन को कभी भी कैल्शियम, किसी आयरन प्रिपरेशन के साथ, किसी मैग्नीशियम या अल्युमिनियम या जिंक प्रिपरेशन के साथ नहीं लेते हैं। तो मिल्क में मुख्य रूप से आयरन होता है, आयरन के साथ साथ आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और कुछ ट्रेस अमाउंट में मैग्नीशियम भी होता है। तो मिल्क के साथ हम टेट्रासाइक्लिन को नहीं लेते हैं, क्योंकि लिमिंग्स में सभी कुछ है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक भी तो। या एंटासिड, और एंटासिड में मुख्य रूप से एक ब्रांड में बताना चाहता हूँ एंटासिड का। एंटासिड में डाइजिन है, जेलोसिल एमपीएस, जो कुछ फेमस ब्रांड है इंडिया में, वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स। एंटासिड में भी मैग्नीशियम और अल्युमिनियम साल्ट्स होते हैं, तो वो भी ड्रग्स के साथ मिलकर अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, डिक्रीज करेंगे यहाँ पे उसके एब्जॉर्प्शंस को। प्रोमाजिन, प्रोमाजिन को यदि केओलिन और पैक्टिन नामक ड्रग के साथ देते हैं तो ये एक एंटी डायरियल ड्रग है, एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट कहते हैं कि सपोज करो किसी रुए पे हमने किसी कोयले को थोड़ा सा फेंका है रुए पे, तो वो अंदर नहीं जाता, वो रुए के चारों तरफ ही एब्जॉर्ब होता है। जबकि रुई को पानी में डालेंगे तो एब्जॉर्ब होगा, ए बी मतलब रुई के अंदर पानी चला जाएगा, कोयला रुई के अंदर नहीं जाता। तो यहाँ पे एडजॉर्बेंट कहा गया है। तो पैक्टिन और केओलिन जो होता है एंटी डायरियल ड्रग है, जिसे एडजॉर्बेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये मुख्य रूप से ह्यूमंस में भी यूज होता है लेकिन कम होता है। ये ज्यादातर यूज आजकल होता है वेटनरी यूज के लिए, किसी काउस को देना है या बफेलो को देना है, तो उसमें यदि उसका डायरिया हो रहा है तो उसमें केओलिन और पैक्टिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ह्यूमंस में थोड़ा कम इस्तेमाल। तो ये एंटी डायरियल एड्जॉर्बेंट जैसे केओलिन और पैक्टिन के प्रेजेंस में यदि प्रोमाजिन को देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और इसका एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता हुआ देखा जाता है। लिनोमाइसिन जो होता है उसका भी सेम केस है केओलिन और पैक्टिन के साथ। लिनोमाइसिन को यदि एंटी डायरियल एड्जॉर्बेंट के साथ दे देते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है अनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स या अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स, और एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज होगा। टेट्रासाइक्लिन, यहाँ भी टेट्रासाइक्लिन की बात की गई थी, दूसरी जगह भी टेट्रासाइक्लिन की बात की गई, दो बार टेट्रासाइक्लिन की चर्चा है। टेट्रासाइक्लिन को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं खाने वाला सोडा, ये भी एक एंटासिड है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो पीएच को चेंज करता है स्टोमक को और प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ड्रग। प्रेसिपिटेशन को हम समझ सकते हैं कि यदि हमने पानी में चीनी को मिलाया है और चीनी पानी को गर्म कर रहे हैं तो चीनी क्या होता है, शुगर जिसे हम कहते हैं या शक्कर कहते हैं, वो सोलुबल हो जाता है। और जैसे ही हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो चाशनी के ऊपर जो है
शुगर का लेयर आपको दिखेगा या शक्कर का लेयर दिखेगा, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट आउट। प्रेसिपिटेट आउट होने के कारण है पीएच का चेंज होना या टेम्परेचर का चेंज होना। तो इंक्रीज पीएच ऑफ द स्टोमक, इस कारण से प्रेसिपिटेट आउट होता है ड्रग्स। तो पीएच को यदि हम इंक्रीज करेंगे पीएच ऑफ द स्टोमक को, तो प्रेसिपिटेट आउट होगा ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग का जैसे प्रेसिपिटेट आउट होगा तो उसकी सोलिबिलिटी चली जाएगी और उसका डिक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो टेट्रासाइक्लिन को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में हम देखें कुछ फॉर्मुलेशंस भी है मार्केट में, जैसे इनो जैसे कुछ फॉर्मुलेशन जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो इवरवेसेंट होते हैं, वाटर में जैसे डालोगे तो इवरवेसेंट या बुलबुले उठते हैं, इनो जैसा कुछ प्रिपरेशंस है। फेनेटोइन, इसे सुक्राल्फेट के साथ यदि दे दिया जाए तो इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है। इरिथ्रोमाइसिन यदि प्रेजेंस ऑफ फूड में दिया जाए तो डिसोल्यूशन ड्रग का डिक्रीज हो जाएगा, कम खुलेगा ड्रग और डिक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन। इसीलिए इरिथ्रोमाइसिन जिसको भी एडवाइस करते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वाटर पीजिए ताकि आपका डिसोल्यूशन ज्यादा हो, ज्यादा ड्रग्स जो है वो घुले। एसिट्रेटिन को फूड के प्रेजेंस में देते हैं तो लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है और एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करता हुआ देखा जाता है। जबकि वाटर सोलुबल विटामिन, यहाँ पे वाटर सोलुबल विटामिन की चर्चा की जाए, प्रेजेंस ऑफ फूड में दिया तो रेसिडुअल टाइम इंक्रीज हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। यहाँ पे वाटर सोलुबल विटामिन 6 पॉइंट्स पे दिया हुआ है। इट इज अ वाटर सोलुबल विटामिन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर सोलुबल विटामिन यहाँ पे दिया हुआ है। 7th में है प्रोपेनोनॉल्स। प्रोपेनोनॉल्स को यदि हाई प्रोटीन डाइट के साथ देते हैं तो हेपेटिक फ्लो बहुत तेजी से बढ़ता है प्रोटीन डाइट में, और हेपेटिक फ्लो बढ़ने से हेपेटिक एक्सट्रैक्शन जो है बहुत ही धीमे से होता है और उसका एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होता है। सबसे पहले देखेंगे प्रोपेनोनॉल एक ऐसा ड्रग है जो जाता है लीवर में, लेकिन लीवर में यदि हमने ब्लड का सप्लाई को बहुत इंक्रीज कर दिया तो वो लीवर से निकल के कहाँ चला जाएगा, ब्लड में तुरंत। और यदि लीवर में ब्लड का सप्लाई स्लो है तो लीवर में ही ज्यादा समय तक रहेगा। तो हेपेटिक फ्लो को बढ़ाने से क्या होगा कि यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत सारे ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ेंगे और ब्लड सप्लाई तेजी से बढ़ने से वो हेपेटिक मतलब लीवर से निकल के ब्लड में जाएगा तो इंक्रीज करेगा उसका एब्जॉर्प्शन और हेपेटिक एक्सट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लिवोडोपा को हाई प्रोटीन के साथ देते हैं, प्रोटीन किसी के साथ लेते हैं तो ये ड्रग्स जो होता है प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। ग्लिसोफोल्विन एक लिपिड सोलुबल ड्रग है, इसे हम बाइल साल्ट के लेते हैं तो मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। मिसल्स फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि जैसे हम मान के चलते हैं मिसल्स क्या होते हैं, तो यदि हमने कभी किसी आंवले को देखा होगा, आंवले के फ्रूट्स को, ठीक है, आंवले में क्या होता है बीच में छोटा सा बिया होता है और चारों तरफ जो होता है एक गद्देदार लेयर होता है। उसी तरीके से ड्रग्स जो होता है बीच में होता है और मिसल्स फॉर्मेशन जो चारों तरफ से लिपिड का एक लेयर होता है बन जाता है और वो मिसल्स जो है बाइल साल्ट के कारण बनता है। तो बाइल साल्ट के कारण चूंकि ये लिपिड सोलुबल ड्रग है और बाइल साल्ट का सिक्रेशन हो रहा है, एम्फीफेटिक इन नेचर में होता है, ये मिसल्स फॉर्मेशन करेगा और आसानी से इसे मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा तो इंक्रीज करेगा इसका एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए डी ई के ये लिपिड सोलुबल विटामिन है, बाइल साल्ट के प्रेजेंस में मिसल्स का फॉर्मेशन होगा, इंक्रीज करके। ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी लिपिड सोलुबल ड्रग है ना, चाहे वो विटामिन हो चाहे वो या कोई ड्रग्स हो, वो यदि बाइल साल्ट के प्रेजेंस में दिया जाता है तो मिसल्स का फॉर्मेशन होगा, इंक्रीज करेगा। ये लिपिड सोलुबल ड्रग्स के साथ आएगा, चाहे वो ग्लिसोफोल्विन हो या विटामिन। नियोमाइसिन या केनामाइसिन भी बाइल साल्ट के यदि प्रेजेंस में देते हैं तो वाटर इनसोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये यहाँ पे बाइल साल्ट के साथ देने में और उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करता है। यहाँ हमने देखा बहुत सारे ड्रग्स, फूड के साथ उसका क्या इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस क्या है और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। आगे देखते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ ड्रग जिसे हम मुख्य रूप से ऑर्डरली में नहीं देते, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा विश्राम।